विद्यार्थियों, आज हम तीसरे अध्याय नियोजित विकास की राजनीति का अध्ययन करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरह ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन किया तथा कृषि के व्यापारीकरण की शुरुआत की, जिससे परिणाम स्वरूप किसान अधिक शोषित हुए, जिसके कारण भारत का धन बर्बाद हुआ और भारत का विकास नहीं हुआ। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, तब वह भारतीयों को विरासत में कृषि और गरीबी से डूबे किसानों तथा टूटी फूटी अर्थव्यवस्था दे गए। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, भारत एक औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत था, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद काल की थी। आय का उत्पाद करने वाले तत्व भी नहीं थे। एक आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी का निष्क्रिय अभिकर्ता बन गया, जिससे इसकी सभी बुराई को झेलना और उसने स्वयं को ही लाभ प्राप्त न हुआ। आजादी के बाद भारत के समीक्षा की कई समस्याएं थी, चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि पहला, एक कमजोर अर्थव्यवस्था, दूसरा, निम्न प्रति व्यक्ति आय, तीसरा, निम्न जीवन स्तर, चौथा, कृषि का प्रभुत्व। तो आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि भारत के विकास की रेलगाड़ी को किस तरह पटरी में ले जाया जाए, यानी कि भारत का विकास कैसे किया जाए। सबसे पहले अब हम विकास का अर्थ समझेंगे तथा इसकी परिभाषा जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास के अर्थ के विषय में सभी विद्वान का एक मत नहीं है। अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। उन सभी विद्वान और विचारों के मत को ध्यान में रखकर सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि एक देश के विकास से हमारा तात्पर्य उस देश में आर्थिक विकास, राष्ट्रीय राज्य रूप में उसकी एकता का होना, औद्योगिकरण, राजनीतिक आधुनिकरण आदि से है। मैकेंजी के अनुसार विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। विकास के विचार, डेवलपमेंट आइडियाज। अब हम जानते हैं विकास के विचार। हर कोई व्यक्ति विकास नहीं चाहता था। विभिन्न लोगों के लिए विकास का मतलब क्योंकि अलग अलग होता है। जैसे एक उद्योगपति के लिए विकास का अर्थ एक इस्पात उद्योग की स्थापना होती है, जबकि आदिवासी के लिए उसका मतलब उसके क्षेत्र में घुसपैठ है। विकास के किसी विचार पर मतभेद और विवाद होते ही हैं। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। ऐसा विश्वास था कि हर एक देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे कि पश्चिम में, और इसमें परंपरागत सामाजिक ढांचे का टूटना, पूंजीवादी का विकास और उदारवाद भी शामिल थे। आजादी के समय भारत विकास की क्या स्थिति थी, जानते हैं। पहले नंबर पर कृषि निर्भरता। आजादी के समय भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि निर्भरता पर निर्भर थी। दूसरा, उद्योग का निराशाजनक विकास। उद्योग का निराशाजनक विकास था। देश पर उद्योग के नाम कुछ भी नहीं था। एक आधारिक संरचना भी नहीं थी, जिसकी देश में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे बिजली, सड़क, बाजार आदि। इन सब का अभाव देश में बहुत अधिक था। तीसरा, आजादी के समय अधिक जनसंख्या बहुत ही गरीब थी तथा मूलभूत सुविधा का भी अभाव था। स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि देश में बहुत ही खराब हालत में थे। जब भारत इन सब स्थितियों के सामने आजाद हुआ, तो भारत के आधुनिक विकास के दो मॉडल प्रारूप थे। उनमें से जो पहला मॉडल था वह था समाजवादी मॉडल तथा दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था या मॉडल। शीत युग से इन दोनों विचारों का आमना सामना हो चुका था। कई भारतीय लोग विकास के सोवियत संघ के मॉडल के गहन रूप से प्रभावित थे।
इस समूह में सीपीआई नेता, समाज पार्टी के सदस्य और कांग्रेस नेता जैसे नेहरू शामिल थे। पूंजीवादी के अमेरिका मॉडल के समर्थन में कुछ ही लोग थे। समाजवादी मॉडल। तो आइए जानते हैं समाजवादी मॉडल को। समाजवादी मॉडल व्यवस्था सोवियत संघ से प्रचलित थी। इसके अंदर चीजों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता था। देश में निजी क्षेत्र नहीं होता था और सभी कंपनियां सरकार के अधीन होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्ट मॉडल। इस व्यवस्था के अंतर्गत हर सभी वस्तु का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। यह व्यवस्था उस समय अमेरिका से प्रचलित थी। भारत में विकास के लेकर दो राय सामने आई, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि समाजवादी मॉडल अपनाया जाए और कुछ चाहते थे कि पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाए। अब हम कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या थी। हम बात करेंगे वामपंथी के बारे में, जिसे लेफ्ट के नाम में भी जाना जाता है। वामपंथी वह लोग थे जो गरीबों के साथ थे, जो कहते थे गरीबों को आगे बढ़ाना चाहिए। गरीब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि विकास की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गरीब लोग आगे बढ़ सकें, तथा वह गरीब लोगों के लिए चिंतित थे। वह चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कि देश के गरीब लोगों का कल्याण हो सके। अब हम दक्षिणपंथी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें राइटिस्ट भी कहा जाता था। ये वो लोग थे जो पूंजीवादी के समर्थन में थे। वह चाहते थे कि अमीरों के लिए व्यवस्था बनाई जाए। उनका यह कहना था कि व्यापार की नीतियों को सरल बनाई जाए, तथा वह ये चाहते थे कि सरकार द्वारा व्यापार के नियम सरल बनाए जाएं, तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। अब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत में दोनों की बात सुनते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों ही विशेषताओं को शामिल किया गया। देश में छोटे उद्योग का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योग के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। इस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। नियोजन का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन का क्या अर्थ है? नियोजन से अभिप्राय है किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की तैयारी, कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। हडसन के अनुसार नियोजन की परिभाषा सभी कार्यक्रम के मार्ग को निश्चित करने के लिए आधार की खोज ही नियोजन है। हैरिस के अनुसार नियोजन की परिभाषा आय तथा कीमत के संदर्भ की गति में साधनों के बंटवारे को नियोजन कहते हैं। भारत के विकास का अर्थ सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत, नीड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भारत आजाद हुआ तब भारत इसलिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ था, क्योंकि जाति भेद और छुआछूत की बुराइयों से उसका सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर डाला था और समाज का बहुत बड़ा भाग अपने जीवन का विकास करने की सामान्य सुविधाओं से वंचित था। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार भारतीय समाज में जाति भेद और सांप्रदायिकता को बहुत अधिक भड़काया था। मुसलमान को अलग चुनाव करने का अधिकार देकर उन्होंने पाकिस्तान के गठन का रास्ता साफ कर दिया था। हिंदू समाज के दलित वर्गों को उससे अलग करने का भी उन्होंने भरसक कोशिश की थी। आर्थिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने भारत को बड़ी बेदर्दी से लूटा और उसके कारीगरों के हाथ कटवा डाले। भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल भेजने और वहां से तैयार माल को भारत में बेचने से ऐसी घातक नीति उन्होंने अपनाई जिससे भारत आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह नष्ट हो गया था। उद्योग धंधों के नष्ट होने से देश की आबादी पूरी तरह खेती पर आकर्षित हो गई, लेकिन कृषि को आधुनिक बनाने और उसका विकास करने का कोई भी ध्यान अंग्रेजों ने नहीं दिया।
इसका नतीजा यह हुआ कि खेती करने वाले किसान दो समय भरपेट भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया। अंततः ये आजाद होते ही उसके भाग्य विधाता ने अपना पूरा ध्यान देश के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर केंद्रित करना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत बनाकर उसे प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यकता थी। सामाजिक आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू ने यह देख लिया था कि आर्थिक दृष्टि से अन्य पिछड़े हुए देश रूस ने किस तरह नियोजन को अपनाकर अपना आर्थिक विकास बड़ी तेजी के साथ किया था। अतः देश के आजाद होते ही भारत में चहुमुखी विकास के लिए एक निश्चित समय की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए उन्होंने मार्च 1950 में एक योजना आयोग का गठन किया। नियोजन योजनाबद्ध विकास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एक निश्चित समय के लिए सामाजिक आर्थिक जीवन से जुड़े हुए क्षेत्रों में विकास की दर तय की। बॉम्बे प्लान। भारत में 1994 में बड़े उद्योगपतियों ने एक संयुक्त प्रस्ताव पेश करने की नियोजित व्यवस्था के लिए इसे तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान का नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है: पहला, सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। दूसरा, इस समूह ने देश के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। नियोजन के द्वारा भारत में कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई। इस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का सही परिणाम निकला है। योजना की उपलब्धियां कई सारी हैं, चलिए जानते हैं। पहली, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। दूसरा, सामाजिक न्याय। तीसरी, साक्षरता की दर में वृद्धि। चौथा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। पांचवा, उत्पादन में आत्मनिर्भरता। नियोजन प्रक्रिया को बनाने के लिए सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। योजना आयोग। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता, कौन सी रणनीति अपना यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। योजना आयोग की कार्यविधि। पहला, सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। दूसरा, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेंगे जिसमें अगले 5 साल के लिए उनकी आमदनी और खर्च की योजनाएं होंगी। तीसरा, इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। चौथा, एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन दैनिक मुद्दों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यह योजना 1951 से 1956 तक की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, यातायात और संचार को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज कहते हैं, कृषि की सिंचाई और ऊर्जा के साथ साथ सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। भूमि सुधार पर जोर दिया गया और देश के विकास के लिए बुनियादी चीज माना गया। योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाना था, परंतु ज्यादा सकारात्मक परिणाम के बिना इस योजना में यहाँ तक कि उद्योगों को अनदेखा कर गया। इसके ऊपर सार्वजनिक व्यय सिर्फ 6% था। पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं। सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए। इस योजना से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को
आगे बढ़ने में मदद मिली। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किए गए। पंचवर्षीय योजना के साथ समस्याएं और कठिनाइयां। भारत का प्रौद्योगिकी लिहाज से पिछड़ा होना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना व विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाना। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति में पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके हित की ओर अधिक ध्यान देना। प्रगति विकासवाद क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना ताकि विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुकावट न आए। राज्य सरकार के सहयोग में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना जैसे भारत में निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया आदि ने किया क्रियावन की निगरानी करना। विश्व बाजार में प्रौद्योगिकी खरीदने में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का खर्च होना, उद्योगों का किसान की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित करना, जिससे खाते संकट का खतरा। उद्योग और कृषि के बीच संतुलन। नीति आयोग। आइए अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में जानते हैं। सरकार ने योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया है, जिसका पूरा नाम भारत रूपांतर के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। यह आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के योजनाओं व नीति निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देगा। यह आयोग अपने राज्य की आवश्यकताओं, साधनों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के लिए आर्थिक योजना बनाएगा। यह योजना राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। उनका विरोधी भाषा नहीं होना चाहिए। नीति आयोग राज्य सरकार द्वारा योजना बनाने में उनका मार्गदर्शन तथा उन्हें तकनीकी सलाह देगा। इससे सहकारी संघ व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार होगा तथा सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाएं व कार्यक्रम में क्रियान्वयन में कुशलता बढ़ेगी। नीति आयोग सरकार मुख्य विकासात्मक परियोजनाएं व कार्यक्रम जैसा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान आदि क्रियान्वयन की भी निगरानी करेगा ताकि इन्हें विकासमत परियोजनाओं की कमी को जाना जा सके तथा उचित समय में इसमें सुधार किया जा सके। नीति आयोग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। भूमि सुधार के क्षेत्र में एक महत्व विकास था। जमींदारों की औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया। यह मुख्य कदम उन लोगों के लिए हितकर हुआ जिसके पास कम या नहीं के बराबर जमीन थी तथा उनकी कृषि में भागीदारी भी कम थी। इससे जमींदारों के राजनीतिक पर प्रभाव को भी कम कर दिया गया। सिंचाई की समस्या। सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया तथा उत्पादकता बढ़ाने के हेतु अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए और साथ ही खंडित जोतों को समाप्त किया गया। खाद्य संकट, फूड क्राइसिस। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। 1965 और 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में देश ने 2 युद्धों का सामना किया और देश विदेशी मुद्रा की कमी से जूझने लगा। राज्य सरकार के सहयोग में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना जैसे भारत में निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया आदि के लिए क्रियान्वयन की निगरानी करना। ऐसे अन्य क्रियाएं करना जो राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों को बेहतर क्रियान्वयन
योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। अब हम मुख्य समस्याओं के बारे में जानेंगे। वो समस्या थी कृषि समस्या। तो आइए इनको समझते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कृषि में बहुत ही समस्या थी। पहली समस्या थी जमींदार की, जिसमें जमींदार खेती करने वाले से कर वसूल कर ब्रिटिशों को सौंप देता था। कृषि की दूसरी समस्या थी सिंचाई की सुविधा का अभाव। देश के अंदर सिंचाई की सुविधा नहीं थी। उस समय कोई उपलब्धता भी नहीं थी जिसे सिंचाई की जा सके। ज्यादातर कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे। तीसरी समस्या थी उत्पादकता की। बहुत सारी जगह में कृषि की जाती थी। रिपीट, बहुत सारी जगह में कृषि की जाती थी, पर भारत में उत्पादक की बहुत कमी थी। उसके मुख्य कारण अच्छे बीजों का ना होना, जमीनों की जांच किए बिना फसल उगाना इत्यादि। खंडित जोतें चौथी समस्या थी। इसमें छोटे छोटे खेत हुआ करते थे जहां कृषि करना बहुत ही मुश्किल था। अब हम समस्याओं के समाधान के बारे में जानेंगे। इन सभी परिस्थितियों के कारण देश में भारी खाद्य का संकट उत्पन्न हो गया। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई, जिससे भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। जो इलाके या किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में उन्हें ज्यादा सहायता दी गई और इस नीति को छोड़कर इन इलाकों से ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया गया। जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी, वहां के किसान समृद्ध थे, इसीलिए वहां सिंचाई के साधन को मजबूत किया गया। जहां सिंचाई सुविधा नहीं थी, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराया। सरकार ने यह भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाएगा। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए। किसानों की स्थिति में सुधार आया। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ा, जिससे वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। भारत को हरित क्रांति की जरूरत क्यों हुई? 1966 का साल भारतीय किसान के लिए क्रांति लेकर आया। 3 अंतर संबंधित घटनाओं ने भारतीय सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाध्य किया। आइए अब हम जानते हैं इनके बारे में। उत्तर भारत में सूखे और अकाल के कारण खाद्य उत्पादों में कमी आई, जिससे पूरे देश में खाद्य की कमी हो गई। इससे देश के कई भागों में कृषि स्थिति की कमियों को उजागर किया गया। हरित क्रांति के परिणाम व प्रभाव, इफेक्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बहुआयामी परिणाम थे। इनमें शामिल थे, पहला, सांख्यिकी परिणाम, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। हरित क्रांति सन 1978-89 में खाद्यान्न उत्पादन 1 अरब 31 करोड़ टन हुआ। भारत खाद्यान्नों का एक बड़ा उत्पादक बन गया। भूमि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सन 1947 की तुलना में 30% बढ़ गया। दूसरा, आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक रिजल्ट्स। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज के कारण शक्ति और सिंचाई की आवश्यकता हुई। इसने उत्पादन क्षेत्र में काफी सहायता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में वृद्धि हुई। नए बांध के निर्माण की भी आवश्यकता हुई। पानी का जल विद्युत बनाने में उपयोग किया गया। इसने लोगों के रोजगार के अवसर तथा उच्च जीवन स्तर को मजबूत बनाया। तीसरा, सामाजिक परिणाम, सोशियोलॉजिकल रिजल्ट।
इसने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्याओं में फैक्ट्रियों और जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं की स्थापना के कारण रोजगार के अवसर पैदा हुए। चौथा, राजनीतिक परिणाम, पॉलिटिकल रिजल्ट। भारत एक खाद्य पीड़ित देश से खाद्य निर्यातक देश में परिवर्तित हो गया। इससे दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। हरित क्रांति ने उस समय की प्रधानमंत्री और उनके राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की स्थिति भी मजबूत कर दी। मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अब जानते हैं मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन था? वर्गीस कुरियन। मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत हुई। इससे गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति कहा गया। अब हमारा नियोजित विकास की राजनीति का अध्याय यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस अध्याय का एक बार दोबारा से अध्ययन करें। धन्यवाद। अब इस अध्याय के कुछ लिखित कार्य कर